अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। क्या हालचाल आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस मेंस की सीरीज में। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठंड का भी अनुभव शुरू हो चुका है, ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, हल्का हल्का ठंडा ठंडा लगने लगा है। तो इसी ठंडे ठंडे में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, कुछ बेहतरीन से प्रश्न बात करेंगे आज हम पॉलिटी वाले सेक्शन की। पॉलिटी वाले सेक्शन की ये सीरीज नंबर 4 हो जाती है, क्लास नंबर 4 हो जाती है। जानेंगे क्या क्या कुछ प्रश्न कह रहे हैं सीधा सीधा। आशा करता हूं कि इससे पहले की सारी क्लासेस या सीरीज जो आपने कंप्लीट की होगी, और यदि किसी ने नहीं की है तो कर लीजिए। हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की 3 3 4 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया इज वेस्टेड इन। द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज वेस्टेड इन। भारत में चुनाव करवाना, चुनाव से संबंधित डिसीजंस लेना और मैनेजमेंट करना, ये किसके हाथ में होता है? प्यारे बच्चों, भारत में चुनाव वगैरह कराने के लिए तो आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन बना रखा है। इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? चुनाव आयोग जाएगा, इलेक्शन कमीशन जाएगा। इस इलेक्शन कमीशन से संबंधित 2 3 बातें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? प्यारे बच्चों, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 में आता है। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कि जो इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रोविजंस कब लागू हुए थे? देखिए, हमारा संविधान आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। 16 आर्टिकल्स 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। उन्हीं में से जो आर्टिकल नंबर 324 है, ये भी कब लागू हुआ था? तो ये भी लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस 26 नवंबर को लागू हो गए थे। नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस 26 नवंबर को लागू हो गए थे। इसके अलावा आपसे पूछता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसका ढांचा कैसे होता है? पहले तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। पहले तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। लेकिन जैसे वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया, वोटिंग एज को जब 21 से 18 किया गया, तो एकदम से बहुत सारे लोग बढ़ गए। क्योंकि अब जो 18 साल का व्यक्ति है वो भी वोट डालेगा, 19 साल का व्यक्ति है वो भी वोट डालेगा, और एक 20 साल का व्यक्ति है वो भी वोट डालेगा। तो 18, 19 और 20, इन 3 साल, 3 कैटेगरीज के लोग वोटिंग जो है बढ़ गए वोटिंग के लिए। तो इसी वजह से जो इलेक्शन कमिश्नर था, इसकी मदद के लिए 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त किया गया। और ये जो वोटिंग एज है, ये कब से लागू होता है? ये लागू होता है 1989 से। तो पहली बार इलेक्शन कमिश्नर की मदद के लिए 2 नए इलेक्शन कमिश्नर आए। इसीलिए जो पुराना वाला था ये बन गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो 2 नए आए थे वो क्या बन गए? वो बन गए इलेक्शन कमिश्नर जो पहले थे। और ये क्या बन गया? ये बन गया CEC। क्या बन गया? CEC। तो अब आज के समय में अगर हम बात करें, पहले ये बना था 1989 में, फिर 1990 में हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा से 93 में बन गया था। ठीक है। लेकिन अगर आज के सिनेरियो की बात करें, आज क्या है? आज प्यारे साथियों, एक CEC होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त इसको कहा जाता है। और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी सैलरी, पावर, फंक्शन सब कुछ सेम होते हैं। अब आपसे पूछ लेता है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सभी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इन सभी को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उसके द्वारा इन सभी को नियुक्त किया जाता है। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपसे पूछा, भारत में किसके हाथ में होता है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में, तो चुनाव वगैरह कराना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रहा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप सभी को पता है। आर्टिकल नंबर 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 124 में आता है। भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खुला था, पहले हमने डिस्कस किया। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो आर्टिकल नंबर 79 में आता है, जिसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। हाउसेस पूछे तो लोकसभा राज्यसभा हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो ये रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसी वाले को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। और इन तीनों की पावर सेम होती है। इसी वजह से यहाँ पर आंसर ये सी नहीं और डी नहीं, सी जाएगा। समझ के बात को, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले डिसीजन नहीं लेता, ये तीनों मिलकर के लेते हैं, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है, इन सब की पावर बराबर होती है। और इनको रिमूव भी किसके द्वारा किया जाता है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको रिमूव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक लाइन में आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट and the other two election commissioners can be removed by the president on the recommendation of chief election commissioner। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। सिंपल सी बात ये कहता है। समझ गए बात को? चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरे प्रश्न की तरफ आइए। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 26 नवंबर 1949। वो कौन से प्रोविजंस हैं जो 26 नवंबर 1949 से यहां पर आ गए थे इफेक्ट में? मेरे प्यारे बच्चों, एक तो इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस आ गए थे, दूसरे नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस आ गए थे। ये तो अभी अभी बताया भैया। इलेक्शन कमीशन कब लागू हुआ था? 26 नवंबर को, अभी अभी बताया। दूसरी चीज यहीं पर मैंने बताया था, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये सब कब लागू हो गए थे? ये लागू हो गए थे 26 नवंबर को ही। तो इन्हीं दो की बात कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 हो जाएगा। तो 1 एंड 2 ओनली हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय हमारा सही उत्तर हो जाएगा एकदम। समझ के बात को? आ जाओ अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्या कहता है? अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? फंडामेंटल राइट आप सभी लोग जानते हैं, फिर से जान लीजिए, जितनी बार जानोगे उतना ही बेहतर रहेगा। ये सारी बात तो आप जानते हैं कि पार्ट नंबर 3 में है। इसको मेगना कार्टा कहा जाता है, मेगना कार्टा कहा जाता है। इनिशियली 7 हुआ करते थे, फिर राइट टू प्रॉपर्टी चला गया। एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। और वो जो 6 फंडामेंटल हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट हमारे पास हैं, उनमें से एक है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर के 24 तक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर के 28 तक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, जो 29 से 30 तक है। इसके अलावा लास्ट है आर्टिकल नंबर 32, जिसको रिट्स कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल 32 हो जाता है। अगर प्यारे बच्चों रिट्स की बात करें तो रिट्स कौन कौन सा कोर्ट इश्यू कर सकता है? रिट्स सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है और हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट्स इश्यू कर सकता है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपसे पूछे राइट टू इक्वलिटी, बिल्कुल होता है, 14 से लेकर 18 तक होता है। इनके यहाँ पर आर्टिकल्स डाल दीजिए, कौन सा कहां से कहां तक होता है, यहाँ डाल देते हैं। राइट टू इक्वलिटी होता है 14 से लेकर के 18 तक, ये आर्टिकल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम होता है 19 से लेकर के 22 तक, ये यहाँ पर हो गया। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो होता है 23 से लेकर के 24 तक। क्या? 23 से लेकर के 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें मानव तस्करी को रोका गया है और इसमें चाइल्ड लेबर को रोका गया। राइट टू सिटीजनशिप, भैया ये तो अलग पार्ट में है, ये तो पार्ट नंबर 2 है। राइट टू सिटीजनशिप क्या है? ये तो पार्ट नंबर 2 है। और जो पार्ट नंबर 2 है, फिर वो आंसर कैसे हो सकता है? ये तो भैया पार्ट नंबर 2 है। और भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, ये भी आपने देखा होगा। तो पार्ट 2, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। इसमें कहां से आते हैं? आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के जो 11 तक है वो नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता से संबंधित जो पावर है, जो शक्ति है, पार्ट 2 की जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके पास है? प्यारे बच्चों, वो है आपका पार्लियामेंट के पास, संसद के पास।
जो ये पार्लियामेंट है, इसी पार्लियामेंट के पास, संसद के पास शक्ति है कि नागरिकता से संबंधित अगर कोई भी कानून बनाना है तो पार्लियामेंट बना सकती है, संसद बना सकती है, यह आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात आ गई समझ में? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात आ गई समझ में? और देखिए, अब जैसे-जैसे ठंड का एहसास होने लगेगा, है ना? जैसे-जैसे मौसम हल्का-सा ठंडा होगा, ज़्यादा नहीं हल्का-सा ठंडा होगा। दिन के समय में नॉर्मल रहेगा और सुबह-शाम थोड़ा ठंडा होगा। तो इस समय पर ये पढ़ने का सबसे बेहतरीन समय हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर आपको सर्दी लगने वाली है, ना यहाँ पर आपको गर्मी लगने वाली है। सुबह-सुबह उठिए, हल्का-सा कोई चादर वगैरह है बेड लेकर के बैठे हुए हैं, भैया पढ़ लीजिए, सुबह-सुबह सारा रिवीजन कर लीजिए। जैसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद में अपना जो भी मैथ्स आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी से पूछ करके नहीं होता है कि टाइम टेबल वगैरह क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैथ करना है, आपको जीएस करना है, रीजनिंग करना है, जो भी करना है, इंग्लिश पढ़ना है, जैसे करना है आप वैसे कीजिए। लेकिन रिवीजन वाला समय अगर आप सुबह के लिए रखते हैं, लगेगा तो आपको बोरिंग सा, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन वाला समय शाम के लिए रखते हैं, सुबह-सुबह उठते ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं करता है, ठीक है? तो अपने हिसाब से देखिए, लेकिन सुबह-सुबह उठिए, यूटिलाइज़ कीजिए उसको। मौसम अच्छा है, दिन में भी ज़्यादा गर्मी है नहीं, है ना? रात को भी ज़्यादा ठंडी है नहीं, तो ये जो मौसम है ना, ये वाक़ई में पढ़ाई करने वाला मौसम है। ज़्यादा ठंड में फिर तुम रज़ाई में घुसे रहते हो, फिर वहाँ नींद आ जाती है। गर्मी में फिर तो भी समस्या रहती है कि नहीं, ज़्यादा गर्मी में नहीं पढ़ा जाए। तो ये सही समय है, एकदम उचित समय है पढ़ाई का। इस समय जितनी ज़्यादा पढ़ाई हो सके आप कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, या तो आप सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए और या तो आप हाई कोर्ट कह लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं और हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं, उन सभी की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह लीजिए या हाई कोर्ट के जजेस कह लीजिए, इन सभी की नियुक्ति की बात करता हूं मैं। इन सभी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इन सभी को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी को नियुक्त किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर भारत का राष्ट्रपति जाएगा। आंसर कीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं है? ये रहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। ये तो ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन जजेस को नियुक्त करता है राष्ट्रपति और ये रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है ना? अब ओथ की बात आएगी तो यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट दिलाएगा और यहाँ पर गवर्नर दिलाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि देखिए, इस भारत देश का मुखिया कौन है, ये बताइए मुझे। आपने कहा कि सर हमारे भारत देश का मुखिया राजा होगा। अब राजा की पोस्ट तो है नहीं, लेकिन उसी पोस्ट पर कौन बैठा होता है भारत में? तो भारत देश के अगर मैं मुखिया की बात करूं तो भारत देश का जो मुखिया है, अरे ओ मुखिया जी, तो भारत देश का जो मुखिया है उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है, आप कह लीजिए कि प्रेसिडेंट कहा जाता है। और जब भारत देश के मुखिया को राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कहा जाता है, तो इसके हर 5 साल के बाद इलेक्शन इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम इस मुखिया की पोस्ट को खाली नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए सडनली इस राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, इसकी डेथ हो गई, इसको किसी कारणवश हटा दिया गया, तो सडनली इस कुर्सी पर कौन बैठेगा? तो हमने कहा सर प्रेसिडेंट नहीं होता, तो एक व्यवस्था बनाई हुई है, हम ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करके रखते हैं। मैंने कहा अच्छा, चलो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहा या उसने भी रिजाइन दे दिया, या मान लीजिए दोनों घूमने गए थे, वहां पर कार इनकी टकरा गई, दोनों ही खत्म हो गए। तो इस समय पर राष्ट्रपति भी नहीं है और इस समय पर उपराष्ट्रपति भी नहीं है। इस समय पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन बैठेगा? संविधान में क्या लिखा है? भैया संविधान में लिखा ही नहीं है। संविधान में तो इतना सा लिखा है, आर्टिकल 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति बैठेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन बैठेगा? संविधान में लिखा ही नहीं है। हाँ, संविधान में ये जरूर लिखा है कि जब कभी भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, जब इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ, तो यहाँ पर डिसीजन लेगी पार्लियामेंट। और ये लिखा है आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 70 ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो तो कौन बैठेगा? जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, या इस सिचुएशन में, इस इमरजेंसी सिचुएशन में वो बैठेगा। तो पार्लियामेंट को डिसाइड करना पड़ गया, एक समय की बात है। पार्लियामेंट को क्या डिसाइड करना पड़ गया? 1969 में जाकिर हुसैन थे, उनकी डेथ हो गई, उनकी जगह पर आकर के बैठ गए वीवी गिरी। 3 मई को उनकी डेथ हुई थी, भैया वीवी गिरी आकर के बैठ गए। वीवी गिरी ने 20 जुलाई 1969 को रेजिग्नेशन दे दिया।
अब ना तो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, अब कौन बैठे? तो फिर देन डिसाइड किया गया कि यहाँ पर बैठेगा सीजेआई। कौन बैठेगा मेरे भाई? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो बैठेगा। कि सर कोई भी नहीं हुआ तो भाई 34 जज हैं प्रेजेंट टाइम में, कोई तो होगा जो बैठेगा। और यदि उनमें से भी कोई नहीं हुआ तो पार्लियामेंट थोड़ी कहीं गई है वो बता देगी कौन बैठेगा। तो आपसे ये पूछता है कि ऐसे कौन से सीजीआई हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो ऐसे कौन से सीजीआई हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? 1869, 20 जुलाई 1869 से लेकर के 24 अगस्त 1869 तक, 34 दिन तक सीजीआई ने आपका राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। इनका नाम था जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या था? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये नाम याद रखना। पूछ लेता है आपसे। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें से सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम के मिक्स क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह वो व्यक्ति हैं जो सीजीआई होते हुए भी राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, छोटा वाला स्टार इस पर लगा लो। आंसर ये हो गया। चलिए, लोकसभा कौन से आर्टिकल में, अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो लोकसभा किस में है? देखिए, आर्टिकल नंबर जो 79 है उसमें क्या है? आर्टिकल 79 में तो पार्लियामेंट है, जिसको कि संसद कहा जाता है, जिसको कि संसद कहा जाता है। आर्टिकल 80 में क्या है? 80 में भैया आपका राज्यसभा है। 80 में क्या है? और राज्यसभा है। और आर्टिकल नंबर 81 में क्या है? आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा है। आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा है। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का गठन है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है और आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? समझ गए बात को? आ जाइए जरा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। कि भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है उसमें सोशलिस्ट शब्द को कब जोड़ा गया? इस प्रियम्बल से संबंधित तीन चार बातें हैं, क्या क्या है? एक तो ये जो प्रियम्बल है इसको कहा जाता है प्रस्तावना। ये जो प्रियम्बल है इसको कहा जाता है प्रस्तावना। और अगर मैं इस प्रस्तावना की बात करूं तो दो तीन बातें होती हैं यहाँ से कि इसका आइडिया कहाँ से लिया गया कि प्रियम्बल हमारे देश में होना चाहिए, ऐसा आइडिया हमने यूएसए से लिया। अगर मैं बात करूं इसकी भाषा कहाँ से ली गई, इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो किस पर आधारित है? तो प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये किस पर आधारित है? इसमें क्या लिखा है? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, या ऐसे लिखो बेस्ड ऑन किस पर आधारित है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर। क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? उद्देश्य प्रस्ताव। कि सर हिंदी में थोड़ी पूछा था हमने, तो मतलब पूछा था, ये क्या है? तो तुम भी तो आंसर ऐसे ही करते हो, जब मैं पूछता हूँ मतलब तो तुम भी इंग्लिश में बता देते हो, हिंदी का हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश का हिंदी में बता देते हो। उद्देश्य प्रस्ताव, चलो एक और बता देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव वही है जिसे जवाहरलाल नेहरू लाए थे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, मैं पूछूं घर सब कैसे हैं, तुमने कहा हमारे यहाँ भैंस ने खाना खा लिया है। मैं कह रहा हूँ घर सब कैसे हैं, तुमने कहा भैंस बढ़िया दूध दे रही है। तो ये तो हम पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या, तुम कह रहे हो इसे जवाहरलाल नेहरू लाए थे हैं। हम पूछ रहे हैं कि इस पर आधारित है, तुम कह रहे हो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर जैसे जवाहरलाल नेहरू लाए थे। भाई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था कि हमें संविधान बनाते समय किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को इसको जवाहरलाल नेहरू कब लेकर के आए थे संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। जो कि 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली, सर्वसहमति से पास हो गया था। चलिए भैया, ये सब बातें हो गई। अब ये प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं, इससे संबंधित दो केसेस हैं, वो दो केसेस का नाम देख लिए बुझिए बस एक बार। एक तो केस है आपका बेरूबरी यूनियन केस। कौन सा केस है? बेरूबरी यूनियन केस। और अगर मैं बेरूबरी यूनियन केस की बात करूं, कब का है? 1960 का है। जिसमें कहा गया था कि ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा एक और केस है, केस का नाम है केशवानंद भारती केस। काफी इंपॉर्टेंट केस है। आज तक इतिहास का सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच इसमें बैठी थी।
केशवानंदा भारती केस। और अगर मैं केशवानंदा भारती केस की बात करूं, और अगर मैं केशवानंदा भारती केस की बात करूं, जो कि 1973 में हुआ था, प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया था कि ये जो प्रस्तावना है, ये संविधान का हिस्सा है। और जब हमने कहा था कि अगर ये हिस्सा है तो इसमें चेंजेस भी हो सकते होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी, प्रियम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब किए जा सकते हैं तो करके देख लेते हैं, और हमने इसमें चेंज किया। और वो जो चेंज किया था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंदिरा गांधी सरकार हुआ करती थी उस समय पर, इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगा रखी थी उस समय पर, तो इंदिरा गांधी सरकार हुआ करती थी, इमरजेंसी उसने लगा रखी थी। और इस अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पर ये जो प्रियम्बल था, इस प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। इसमें जोड़े गए 3 वर्ड्स, 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? वो 3 शब्द थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत की नजर में सारे धर्म समान है। अखंडता, ब्रदरहुड, भाईचारा, अखंडता, ब्रदरहुड, भाईचारा, है ना? इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, जो कि प्रियम्बल का पहला चेंज है। देखो, संविधान का ये 42वां चेंज है, लेकिन इस पहले पेज में, किताब का, संविधान की किताब का पहला पेज ही क्या है? प्रियम्बल। तो ये संविधान का तो 42वां चेंज है, लेकिन प्रियम्बल का पहला चेंज है। तो पहला चेंज क्या है? इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समझ गए? और आखिरी चेंज भी है, क्योंकि अभी तक प्रियम्बल में चेंज मात्र एक ही बार हुआ है। ठीक है, समझ गए? आ जाओ, चलो। तो आंसर क्या हो गया? आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। आंसर फटाफट से ऑप्शन नंबर बॉय लिखो। चलिए भैया, अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए भाई, अगला प्रश्न, आर्टिकल 352। आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? नेशनल इमरजेंसी से। भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी दे रखी है, और वो तीनों प्रकार की इमरजेंसी कौन कौन सी? एक तो हो गई आर्टिकल 352 में, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। एक हो गई भैया आर्टिकल, इसमें चार चार जोड़ते रहिए, 356 में, जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है या प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और एक हो गई आर्टिकल नंबर 360 में, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है, जो आज तक एक भी बार नहीं लगी। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है। 1962 में जब हमारा चाइना से युद्ध चल रहा था, 1971 में जब पाकिस्तान से चल रहा था, और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी के लिए बनाई थी, इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी के लिए बनाई थी। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो ये हो गई कहानी। अगर हम बात करें, आपसे पूछा है कि 52 में क्या है, 352 में, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आर्टिकल 360 में हो गई, ये तो 360 में हो गई। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, राज्य अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो इसको तो संवैधानिक आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। ये तो 356 वाला हो गया। इसके अलावा है जनरल इमरजेंसी, ये तो कोई वाली होती ही नहीं है। तो आंसर तो सीधा सीधा सी निकल आया, जो भी आंसर होगा। लेकिन ये कह क्या रहा है, इस बात को तो सुनो। आंसर तो हमने चलो ये टिक कर दिया कि सी होगा, हमें नहीं पता इसमें जो भी लिखा है।
ओके, बाकी तीन ऑप्शन तो नहीं है। अब ये क्या रहा है कि सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देख रहे हो, इसने पार्ट भी ऐसे नहीं कहा कि फंडामेंटल राइट्स है। आप सभी को पता है कि जिस समय पर, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि जिस समय पर भी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राज्य मतलब पॉलिटी की लैंग्वेज में देश को राज्य कहा जाता है, कोई नहीं, स्टेट आप नेशन कह लीजिए, जब कभी भी भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब कभी भी भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती है, वैसे पॉलिटी की लैंग्वेज में देश को स्टेट कहा जाता है और हम स्टेट राज्य को कहते हैं। दोनों में अंतर है, आप भाव समझना पड़ता है। तो नेशनल इमरजेंसी जब जब लगती है, आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। अब इसने क्या किया है, इसने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया नेशनल इमरजेंसी का। आर्टिकल 352 में क्या ये पूछा है, तो आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, किससे संबंधित प्रोविजंस है, तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रोविजंस है, लेकिन ये नहीं दिया। कोई बात नहीं, आपको पता है जब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ये भी नहीं दिया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, तो फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट नंबर 3 में है। इसने कहा है कि पार्ट नंबर 3 में जो राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनके एनफोर्समेंट को। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, और वो सस्पेंड होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में, और आर्टिकल 352 भी राष्ट्रीय आपातकाल ही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देख लो, ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें मजा आता है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें वाकई में मजा आएगा करने में। डायरेक्ट डायरेक्ट जहां आंसर आ जाते हैं वहां मजा नहीं आता, है ना। मजा कहाँ आता है, जहां पर क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछे। चलिए आइए जरा, आज की क्लास का पहला अच्छा क्वेश्चन ये था, Any election commissioner can be removed on the office on the recommendation of, पहला क्वेश्चन यही था आज की क्लास का सबसे पहला। मैंने कहा था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसने कहा इलेक्शन कमिश्नर को, तो मैंने कहा था कि इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर में से किसी को भी हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटेगा, लेकिन इन दोनों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी सिफारिश पर। अब देखो, द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यहाँ फिर से बना देते हैं, एक था भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो क्या थे, दो थे भैया इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसके कहने पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर, अपनी इच्छा से नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर। इसका मतलब है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन नंबर बॉय, क्या होगा, बॉय। यही इसकी अलग पावर होगी, बाकी सारी पावर तो सेल सब सेम होती हैं, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये वाली पावर थोड़ी सी अलग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 8, ये भी अच्छा है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बारे में जब जब क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ये है कि एग्जैक्टली exactly किससे संबंधित है, तो ये बात कर रहा है राज्यसभा। इसका मतलब है हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा इसमें, जो बात करने का वो रहेगा राज्यसभा, हर चीज राज्यसभा से संबंधित हमें लेकर के चलनी है। दूसरी चीज ये है कि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि सही है या गलत है। नॉट करेक्ट, नोट लगा है, नोट का मतलब है नहीं है, जो गलत है। इसका मतलब है हमें इनमें से पकड़ना है गलत कौन सा है। कई बार हम देखते हैं कि सही कौन सा है, वो पकड़ लेते हैं। इस चीज पे बार बार फोकस किया करो कि यार नॉट करेक्ट पूछा है या इज करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट का मतलब है गलत को पकड़ना है, वो भी राज्यसभा के बारे में। तो इट्स मेंबर्स का क्या मतलब है, राज्यसभा के मेंबर्स। इट्स मेंबर्स का क्या मतलब है, राज्यसभा कि राज्यसभा के जो सदस्य, राज्यसभा के मेंबर्स का मतलब है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। प्यारे बच्चों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ अ स्टेट। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है, तो ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। तो लोकसभा में तो डायरेक्टली जनता वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा में राज्य सरकार, और राज्य सरकार वोट डालती है राज्यों को, इसीलिए तो इसको राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा क्यों कहा जाता है, लोगों की सभा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लोगों ने वोट डाला, तो लोगों की सभा लोकसभा। इसमें राज्यों ने, लोगों ने राज्य को वोट डाला और राज्यों ने राज्यसभा के लिए, इसलिए राज्यों की सभा काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा कहलाती है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट तो सी ठीक है, इसमें मतलब कोई कमी नहीं है। दूसरा है द इलेक्शन फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, यही राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, यही उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी यूज होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर। बिल्कुल सही बात है इसके, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस है तो ये डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन, ऐसे नहीं लोकसभा है,
अब लोकसभा में क्या होता है, हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। एक बार बन गई तो ये चलते रहेगी चलते रहेगी। राज्यसभा क्या होता है, 5 साल के लिए आती है, फिर 5 साल के लिए आती है, फिर 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए। लेकिन ये एक बार बन गई तो फिर चलती रहेगी, ये डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ के सदस्य कैसे रिटायर होते हैं, हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं, 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 रिटायर हुए, 1/3 नए आ गए, दूसरी साल 1/3 रिटायर हुए, 1/3 नए आ गए, फिर 2 साल बाद 1/3 रिटायर हुए, 1/3 नए आ गए। ऐसे करके 6 साल में सारे सदस्य रिटायर हो जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, और उनका सीक्वेंस यही चलता रहता है। जिसको भी 6 साल पूरी जाएंगे वो रिटायर हो जाता है। इसका मतलब ये वाला भी सही है। नेक्स्ट है, इट इज अ परमानेंट बॉडी। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट बॉडी है, बट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। भाई राज्यसभा इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, और जब भंग नहीं किया जा सकता है तो यही हमारा सही उत्तर है। यही हमारा सही उत्तर है। राज्यसभा इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। इसका मतलब है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। यही हमारा सही उत्तर है, आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए क्या आप बात को? चले चले भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाए ना, जैसे इसमें क्या देख रहे हो, कितना बड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन बात कितनी थी, छोटी सी। तो बड़े प्रश्नों में छोटी बात छुपाई जाती है, और छोटे प्रश्न डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो फिर बड़ी बात पूछेंगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया बात है, कर रहा है। तो पार्ट नंबर 3 में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है भाई, अच्छी बात है ये तो। फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 में आते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गारंटेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स का कोई आर्टिकल पूछ रहा है, हम तो कह रहे हैं पूछ ले, अच्छी बात है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। हाँ, आपसे कह रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक हैं? ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें जो 12 से 35 तक हैं, इनमें से ये एलियंस के लिए भी है और इंडियंस के लिए भी है। तो भैया कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ओनली फॉर सिटीजन्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो ओनली फॉर सिटीजन्स हैं, और जो बचे हुए हैं वो किसके लिए है? वो भैया जो बचे हुए हैं वो सिटीजन्स के लिए भी है, और वो भैया एलियंस के लिए भी है। एलियंस मतलब विदेशी। अब सुनना जरा, जो सिटीजन्स के लिए हैं सिर्फ वो कौन से हैं? वो हैं भाई आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। देखो 29 और 30 तो अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों को हम देंगे नहीं, ठीक है ना। 19 वाला स्पेशल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, 6 बेसिक राइट्स हैं, संघ वगैरह बनाने का अधिकार है। 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा, विदेशी लोगों को हम समान अवसर कैसे देंगे? और ये स्पेशल राइट्स फ्री इक्वलिटी से संबंधित देता है 15। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। और इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स बचे वो इंडियंस के लिए भी हैं और वो एलियंस के लिए भी है। तो ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, ये इंडियंस प्लस एलियंस के लिए। तो आपसे क्या पूछा है? इज अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजन्स, ओनली फॉर द सिटीजन। इनमें से जो भी होगा वही उत्तर होगा हमारा। तो देख लो, 15 है, नहीं है, 16, 17, 18, 19 है, ये रहा। 15, 16, 19, 29, 30 में से कौन सा है? 15 तो है नहीं, तो फिर क्या है? 16 भी नहीं है, 19 है। तो आर्टिकल 19 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 20 क्या कहता है? दोहरी सजा से बचाता है। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 22 क्या है? फिर वही अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ आपको अधिकार प्रोवाइड करता है कि पुलिस आएगी तो वारंट दिखाएगी, 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती, नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आर्टिकल 19 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। प्यारे बच्चों, समझ गए बात को? आ जाओ अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। निम्न में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? और भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे पहली बात तो फंडामेंटल ड्यूटीज की लोकेशन क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमको पार्ट नंबर, फंडामेंटल ड्यूटीज हमको पार्ट 4 ए में देखने को मिलेंगी, और आर्टिकल 51 ए में। आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए में और आर्टिकल 51 ए में देखने को मिलेंगी। क्या क्या है?
टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भैया संविधान के अकॉर्डिंग काम करना है और राष्ट्रीय झंडे का और राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना है। बिल्कुल सही बात है, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, भैया पब्लिक प्रॉपर्टी सरकारी बस है ना, सरकारी बस है, सरकारी सामान है, तो क्या हमें उसकी रक्षा नहीं करनी? भैया वो हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ही आया है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आया है? सरकार ने कौन सा पेड़ लगा रखा है? तो ये क्या है? ये भी आपका पब्लिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी। नेक्स्ट है भैया टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, भारत की संप्रभुता जो है एकता और अखंडता का ध्यान रखना है। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही बात है, भाईचारा ब्रदरहुड वगैरह को बना करके रखना। नेक्स्ट है टू रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, क्या भारत में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है? अगर ऐसा होता तो आप सबको मौका मिलता फौज में जाने का। तो भारत में कंपलसरी नहीं है, जो अपनी इच्छा से जाना चाहे सिर्फ वही जा सकता है। कंपलसरी जबरदस्ती मैंडेटरी नहीं है कि आपको भेजा ही जाएगा। हाँ, जब कभी भी देश को जरूरत पड़े तो आपको अवश्य देश रक्षा के लिए जाना चाहिए। ये कहता है आपसे कि जब कभी भी देश रक्षा में जरूरत पड़े तो आपको जाना चाहिए, लेकिन वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं है भारत में, तो ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी मेरे भाई गलत है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 11, द टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऐसे दो आर्टिकल्स बताइए जो जुडिशियल रिव्यू की पावर को क्लियरली दर्शाते हैं। मेरे भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर को जो क्लियरली दर्शाते हैं आर्टिकल्स देखेंगे जरा, तो आर्टिकल नंबर एक तो 32 हो गया जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और एक आर्टिकल नंबर 226 हो गया जो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की। एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू ही ये कहलाता है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ तो उसी के खिलाफ तो ये होता है, तो वो एक प्रकार से जुडिशरी ने रिव्यू किया, आपके राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हुआ, यही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। समझ गए बात को? हाँ, आ जाओ अगला देखो। एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 352 का क्या मतलब है? नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है। देखो, एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है? नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो क्या कह रहा है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग, कब कब इसको घोषित किया जा सकता है? मेरे भाई मैं आपको बताता हूं कि इसको कब कब घोषित किया जाता है। गलत ना ही करना तुम, क्या हुई कबा। देखो, अगर बात की जाए आर्टिकल 352 वाली नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी सबसे पहली बात तो ये आती है कि कितने प्रकार की होती है। नेशनल इमरजेंसी लगाई कब जाएगी और कितने प्रकार की होती है? नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है जब हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो। मेरे भाई, जब हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो उस समय पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। देश की सुरक्षा खतरे में कहां से हो सकती है? एक तो बाहर से हो सकती है, जब कोई देश आक्रमण वगैरह कर दे तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब है एक तो एक्सटर्नल तरीके से हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो सकती है, और जब बाहर से सुरक्षा खतरे में हो तो उसी को बाहरी राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और एक बात है कि भारत के अंदर से ही लोग विद्रोह वगैरह करते हैं, तो फिर अंदर से अगर कर दिया जाए तो फिर क्या कहा जाएगा इसको? इसको इंटरनल कहा जाएगा, आंतरिक। समझ रहे हो? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है? अगर इसके टाइप की बात की जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? बाहरी राष्ट्रीय आपातकाल, जब भारत के ऊपर बाहर से आक्रमण वगैरह हुआ हो, देश की सुरक्षा खतरे में आई हो। और एक होता आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश की सुरक्षा अंदर से ही खतरे में आई हो। इन दोनों को बोलते हैं। अब बाहर से कैसे आ सकती है खतरे में? बाहर से तब आ सकती है जब हमारा किसी देश के साथ में युद्ध चल रहा हो,
अगर हम युद्ध कर रहे हैं किसी देश के साथ में तो भारत देश की सुरक्षा खतरे में है। या फिर हम युद्ध नहीं कर रहे, कोई बेकार में बगावत कर बैठा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन, है ना, बाहरी आक्रमण। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है बाहरी आक्रमण। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है बाहरी आक्रमण। और जब बाहरी आक्रमण होता है मेरे भाई, तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो बाहर से जब आक्रमण होता है, या तो हम किसी देश के साथ लगातार युद्ध कर रहे हो, या फिर किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया हो, उस केस में भारत की सुरक्षा खतरे में है। तो इन दोनों आधारों पर ही ये बेसिस हो जाते हैं, आधार हो जाते हैं। इन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल दो तरीके का होता है, लेकिन लगाने के जो आधार हैं दो तो ये हो गए, और एक इधर होता है। इधर वाला जो आधार है उसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब होता है आंतरिक अशांति। क्या मतलब होता है? आंतरिक अशांति। ये जो इमरजेंसी लगाई जा सकती है वो लगाई जा सकती है इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर। यदि भारत के अंदर अशांति फैल जाए, अब किस प्रकार की अशांति उसका कोई यहाँ पर वर्णन नहीं है। यदि भारत के अंदर अशांति फैल जाए, डिस्टरबेंस आ जाए, तो उस समय पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और अगर उस समय पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अब समस्या ये थी, इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा ही किया। जब सीट को लेकर के समस्या थी, तो यहाँ पर विपक्ष हंगामा कर रहा था, तो विपक्ष के हंगामे को आंतरिक अशांति का नाम देकर के राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया 1975 में। तो अभी तक कितनी बार लगी है इंटरनल इमरजेंसी? इंटरनल इमरजेंसी अभी तक, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी अभी तक एक ही बार लगी है, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में। और एक्सटर्नल इमरजेंसी जब हमारा चाइना के साथ युद्ध चल रहा था 1962 में, दूसरा 1971 में लगी है। ठीक है ना? तो दो बार एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगी है, एक बार इंटरनल नेशनल इमरजेंसी लगी है। लेकिन क्योंकि विपक्ष के हंगामे को आंतरिक अशांति का नाम दिया गया था, और जब ये शांति खत्म हो गई, जब ये नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस होने के बाद में आपका कांग्रेस पार्टी हार गई, और जनता पार्टी की सरकार पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी, मोरारजी देसाई पीएम बने। और मोरारजी देसाई जब पीएम बने, तो उन्हीं के द्वारा एक अमेंडमेंट एक्ट किया गया उस गवर्नमेंट के द्वारा। इसको बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको खत्म कर दिया, और इसकी जगह नया शब्द लिख दिया, जिसको बोला गया आर्म्ड रिबेलियन। क्या बोला गया? आर्म्ड रिबेलियन। ऐसा नहीं है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है तो आप जो है इमरजेंसी लगा दोगे। विपक्ष के हंगामे को आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी है भारत में, और डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी बात रखने का, अगर कोई कानून समझ नहीं आ रहा सरकार का, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, धरना प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का आपका अधिकार होता है। इसी वजह से आप विपक्ष के हंगामे को आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो इसलिए यहाँ पर एक नया शब्द ऐड कर दिया, जिसको बोला गया आर्म्ड रिबेलियन। अब जो इमरजेंसी लगती है वो तीन आधारों पर लगती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, लेकिन लगती तीन आधारों पर। एक, जब किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, दूसरा बाहरी आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। अगर भारत में लोग हथियार लेकर के विद्रोह करते हैं, देन हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये है भाई नेशनल इमरजेंसी लगाने के तरीके। तो क्या क्या पूछा है आपसे, आइए जरा। आपसे यही पूछा है शायद कि किस आधार पर लगती है। वॉर, बिल्कुल सही बात है। वॉर बिल्कुल सही बात है। एक्शनल एग्रेशन, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, ना 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 ना, ये पहले हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब नहीं है। 1978 से पहले, यहाँ लिख लो, ये सब काम कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 में, 1978 में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 में। तो उससे पहले होता तो ठीक है। वॉर है, एक्शनल एग्रेशन है, आर्म्ड रिवेलियन है, ये वाला सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बॉय को लॉक कर दो। वॉर है, एक्शनल एग्रेशन है, और आर्म्ड रिवेलियन है, बाहरी आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, या फिर युद्ध है। अगर इस तीनों आधारों में से कोई भी होता है, तो उस आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलो भाई आ जाओ। अगला, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। फोर्थ शेड्यूल किससे संबंधित है मेरे भाई? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से। प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। भैया ट्राइबल एरियाज कौन से शेड्यूल में आते हैं? ये तो शेड्यूल नंबर 5 में आते हैं। ये तो ये तो भैया शेड्यूल नंबर, कैसे लगे, 5 में आते हैं।
इसके अलावा देखो, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यही तो हमारा उत्तर है। शेड्यूल नंबर 4 में क्या है? शेड्यूल नंबर 4 में है भैया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, ये आपका शेड्यूल नंबर 4 में है। द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये वाला कौन सा शेड्यूल में है? ये वाला तो भैया आपका शेड्यूल नंबर 7 में है। और है ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भैया लैंग्वेजेस से संबंधित शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल नंबर 8 है। शेड्यूल नंबर 8 है लैंग्वेजेस से संबंधित, है ना? तो जिसमें 22 भाषाएं होती है ना, 14 पहले थी, फिर एक हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, तो टोटल 22। इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न संख्या 14। द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग। ओ हो, देखो, सुनो, देखना कि सुनो ध्यान से। ये है लोकसभा, ये क्या है? लोकसभा है। ये राज्यसभा है। जब लोकसभा बनी तो लोकसभा में अध्यक्ष भी बने, जी हाँ बिल्कुल बने। एक कौन बना? स्पीकर बना। और एक कौन बना? डिप्टी स्पीकर बना। एक स्पीकर बना, एक डिप्टी स्पीकर बना। यहाँ पर कौन बना? यहाँ पर भैया एक चेयरमैन बना, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, और एक बना डिप्टी चेयरमैन। मेरे भाई हम सबके ही रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, उसने एक का पूछा, हम सबके ही देख लेंगे। देखो, यहां पर अगर रेजिग्नेशन की बात आती है तो स्पीकर अपना रिजाइन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर अपना रिजाइन किसको देगा? स्पीकर को। डिप्टी चेयरमैन अपना रिजाइन किसको देगा? चेयरमैन को। और चेयरमैन अपना रिजाइन किसको देगा? नहीं 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 नहीं, डिप्टी चेयरमैन को नहीं, क्योंकि चेयरमैन तो कौन है मेरे भाई? चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। ये गलती मत कर बैठना। आपसे पूछ लेगा कि राज्यसभा का चेयरमैन किसको रिजाइन देगा? राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन डिप्टी स्पीकर को नहीं देगा, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन प्रेसिडेंट को देता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन अच्छा बन सकता है यहाँ पर, ठीक है ना? आपसे पूछ रहा है कि स्पीकर किसको देता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो स्पीकर रेजिग्नेशन देता है डिप्टी स्पीकर को। तो स्पीकर रेजिग्नेशन किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर भैया डी हो गया। डिप्टी स्पीकर को देता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न संख्या 15। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 15? विच अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड ना, अच्छा, द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368। बिल्कुल सही बात है। और आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट कौन करेगा? ये अमेंडमेंट की जो पावर है संविधान में, वो सिर्फ एंड सिर्फ संसद के पास है। कि भारतीय संविधान में चेंज कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट की सहमति इज मैंडेटरी, अति आवश्यक है, फॉर ऑल अमेंडमेंट्स, हर एक संशोधन के लिए, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संविधान में कोई भी चेंज करना है तो राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी? ना 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 ना, हर चीज में थोड़ी लेनी है। जिसमें राज्य इंक्लूडेड है उसमें लेनी है, इसका मतलब वन ओनली। तो आंसर क्या जाएगा? वन ओनली, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर भैया जो ए है यही सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 16। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन्स के पास कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? भैया सिटीजन्स के पास तो सारी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कह रहा है फिर भी कौन सा नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा फंडामेंटल, ये कोई ऐसा राइट है जो फंडामेंटल राइट ही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? सिंपल सा पूछ रहा है। उसने कहा कि सिटीजन्स के पास नहीं है। भारत में जितने भी राइट्स हैं वो सिटीजन्स के पास हैं। तो सिटीजन्स के पास नहीं है, इसका मतलब फंडामेंटल राइट ही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 19 कहता है राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ना 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 ना, ये नहीं है। ये पहले कहाँ था मेरे भाई? पहले ये आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब यहाँ से उठा करके इसको आर्टिकल 300 ए में कर दिया गया है। और नाउ इट्स अ लीगल राइट, नाउ इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट्स अ लीगल राइट, ये कानूनी अधिकार है। तो वैसे तो आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता है जबरदस्ती, लेकिन सरकार को अगर देश हित में चाहिए होगी कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट का काम करने के लिए, तो आपकी जमीन आपसे ले ली जाएगी, उसके बदले में आपको मुआवजा, दूसरी जमीन या पैसा दिया जाएगा। तो ये अब लीगल राइट है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो फिर सरकार भी नहीं ले पाती आपसे आपकी जमीन। और ऐसा ही हो रहा था। रोड, एयरपोर्ट,
स्टेडियम कुछ भी बना रहे थे तो उसमें समस्या कहाँ आ रही थी, कोई एक आदमी ने भी मना कर दिया तो वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट फिर उसी का साथ देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट तो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 16। नेक्स्ट देखिए अगला। Which among the following can attend the meeting of both houses of parliament while not being a member of either house? निम्न में से कौन सा वो व्यक्ति है जो लोकसभा निम्न में से कौन सा वो व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को जाकर के सुन सकता है? भैया वही तो सुन सकता है, जैसे मान लीजिए ये भारत देश है और इस भारत देश में शासन कर रही है भारत सरकार। इस भारत देश में शासन कर रही है भारत सरकार। अगर मैं इस भारत सरकार की बात करूं, आपके ऊपर कोई केस करता, आप अपना वकील हायर कर लेते हो, मेरे ऊपर कोई करेगा, मान लो मैं वकील हायर कर लूंगा, लेकिन भारत सरकार के ऊपर केस करेगा तो ये ऐसे ही हर किसी वकील से तो केस नहीं लड़वाएगी, फिर उसको सारी चीजें समझाएगी वगैरह वगैरह। तो इसने कहा पैसे की कोई कमी नहीं, जनता ने दे रखा है तो हम एक परमानेंट वकील रख लेते हैं। तो भैया जो सरकार का वकील होता है और वो भी परमानेंट वाला, परमानेंट, तो सरकार का जो परमानेंट वकील है मतलब इसका भी टेन्योर होता है, लेकिन उस टेन्योर के लिए ये डायरेक्टली संविधान ये सरकार को ही रिप्रेजेंट करता है। तो भारत सरकार का जो वकील होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारत सरकार के वकील को? ऐसा नहीं है वकील कहेंगे हम, इसका प्रॉपर नाम है, इसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल का मतलब है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल का मतलब है महान्यायवादी। प्यारे बच्चों, महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है मेरे भाई आर्टिकल नंबर 76 में, अनुच्छेद नंबर 76 में। तो आर्टिकल 76 में ये आता है, महान्यायवादी हो जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि संसद की कार्रवाई को कौन अटेंड कर सकता है जबकि उसका सदस्य नहीं है? मेरे भाई क्योंकि ये सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको सरकार की पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए और उसी डिस्कशन में ये जा सकता है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल नामक वो व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के बैठ सकता है। इवन दो ये वहां पर वोट नहीं डाल सकता है। क्या कहा? ये वहां जाकर के बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। वोट नहीं डाल सकता, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, राज्य में भी ऐसे ही राज्य सरकार का अपना वकील होता है। राज्य में भी ऐसे ही राज्य सरकार का अपना वकील होता है। उसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। आप उसका आर्टिकल देखना, जैसे इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है उसको गवर्नर नियुक्त करता है। तो आर्टिकल देखना आप। चलो आपको हिंट देता हूँ, या तो आर्टिकल 164 है या 65 है, बताना। चलो अब आप, आर्टिकल 164 या 65। तो ये है अटॉर्नी जनरल, ये इसका नाम तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और एडवोकेट जनरल कौन होता है? महाधिवक्ता। वैसे ये महान्यायवादी है, तो राज्य सरकार का जो परमानेंट वकील है उसको महाधिवक्ता कहा जाता है। आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? अब फिर से मैंने क्या कहा, इस पे ध्यान दिया करो। नॉट करेक्ट इसका मतलब है गलत ढूंढना है। नॉट करेक्ट का मतलब है गलत वाला ढूंढना है, और गलत वाला ढूंढना है तो आ जाओ जरा हमारे साथ। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल्कुल परफेक्ट है ये तो। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट बनती है। बिल्कुल सही बात है। देयर आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। भैया लोकसभा में राष्ट्रपति पता है कितने मेंबर्स को नियुक्त करता है? 0। और राज्यसभा में कितनों को करता है? 0, 12 को। राज्यसभा में कितनों को करता है? 12 को। इसका मतलब क्या है? लोकसभा में किसी भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। यही गलत हो गया और यही हमने यहाँ पर पकड़ लिया। बाकी तो यार राज्यसभा कैन नॉट बी डिस्कस्ड, द राज्यसभा कैन नॉट बी डिस्कस्ड। तो भैया राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। डिसॉल्व्ड, डिस्कस्ड भी मैं डिसॉल्व्ड। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये तो हमने बात करी थी। राज्यसभा इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन, उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसके तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, ऐसे करके चेंज होते रहते हैं। सब मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर लोकसभा वाला ये वाला पॉइंट गलत पड़ गया। समझ गए बात को? आ जाओ अगला क्या है। ऑप्शन नंबर इसका तो बॉय हो गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज, ओहो, ये बताया था ना मैंने कि निम्न में से वो कौन से चीफ जस्टिस हैं, और यहीं कहीं बताया था। निम्न में से वो कौन से चीफ जस्टिस हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं? ये रहा। निम्न, ये कहा था प्रेसिडेंट वरना वाइस प्रेसिडेंट वरना तो सीजे। तो निम्न में से वो कौन से चीफ जस्टिस हैं जो जो प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए,
जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1969 में कब काम किया है राष्ट्रपति के रूप में? 1969 में ये भैया प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं लगभग 34 दिन तक, 20 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। ठीक है, 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त तक, क्योंकि 24 अगस्त को फिर दोबारा से राष्ट्रपति बनकर के आगे चुके थे वीवी गिरी। प्रश्न संख्या 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सा? एक तो हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों कोर्ट को ही क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे केसेस कहाँ मिलते हैं? हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के सारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी केशवानंद भारती केस में दी गई थी ना। मैंने कहा था ना कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसका केस था। तो उसमें कहा था कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है कहाँ पर दी गई थी? केशवानंदा भारती केस में। तो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी मेरे भाई केशवानंदा भारती केस में दी गई थी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी हो जाएगा। तो केशवानंदा भारती केस में दी गई थी, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी हो जाएगा। अगला है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मैंने बताया था, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे हाई कोर्ट का कोई भी जज हो। चीफ जस्टिस छोड़िए, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हो, चाहे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या जस्टिस हो, या कोई और जस्टिस हो। ऐसे ही हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हो या फिर कोई और जस्टिस हो, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन सभी को मेरे भाई जो नियुक्त किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रेसिडेंट के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, यही कर लो। लेकिन कर कौन रहा है? कर तो राष्ट्रपति ही रहा है। राष्ट्रपति करता है उस राज्य के गवर्नर से और सीजीआई से पूछ करके। तो ये किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति। नेक्स्ट देखिए, अगला, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। अब ये कैग कौन होता है मेरे भाई? ये देखिए, ये भारत हो गया, इस भारत में ये भारत सरकार हो गई। भैया इसके पास बहुत पैसा आता है जनता का टैक्स के रूप में, हाँ जी आता है। उस पैसे को सरकार अलग अलग जगह खर्च करती है, हाँ जी करती है। स्पोर्ट्स से लेकर के ट्रांसपोर्ट से लेकर के अलग अलग जगह खर्च किया जाता है, हाँ जी किया जाता है। मेरे भाई जो अलग अलग जगह खर्च किया जाता है वो घोटाला हुआ या नहीं हुआ? घोटाला। तो उस घोटाले को चेक करने के लिए एक व्यक्ति इन सभी डिपार्टमेंट के पास जाता है और सबसे इनका ब्यौरा लेता है, और उसी व्यक्ति को कैग कहते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से उसको जाना जाता है। आर्टिकल की अगर आपसे बात करें तो ये आपका आर्टिकल नंबर 148 में आता है। आर्टिकल 148 में दिया गया कैग के बारे में, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। इसका काम होता है भारत में घोटाले पकड़ना। तो भारत में जो घोटाले पकड़ने वाले व्यक्ति है, उसी को कैग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, ये आपसे पूछा कैग का जो ऑफिस है उसे किसने बनाया? भैया अगर कोई चीज आर्टिकल में दे रखी है, इसका मतलब उसका जिक्र संविधान में है, और जिसका जिक्र संविधान में है इसका मतलब उसका गठन संविधान के अकॉर्डिंग किया गया है। तो आंसर क्या है? कैग का जो गठन है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा किया गया है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा किया गया है। द ऑफिस ऑफ द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अच्छा ये अपनी जो रिपोर्ट है इसी को वॉच डॉग ऑफ पब्लिक वर्ड्स भी कहा जाता है, इसी को फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है, लोक लेखा समिति का फ्रेंड एंड फिलोसफर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? मेरे प्यारे बच्चों, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए कॉमन होता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जो सेंटर की रिपोर्ट है, ये तो राष्ट्रपति को देता है। जो सेंटर की रिपोर्ट है ये तो राष्ट्रपति को देता है, और ये जो स्टेट की रिपोर्ट है वो ये आपका जो है गवर्नर को देता है। और उस रिपोर्ट को ये प्रेसिडेंट या गवर्नर किसके पास रखते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति होती है, उसी लोक लेखा समिति के सामने इस रिपोर्ट को रखा जाता है। लोक लेखा समिति जो होती है उसका जो अध्यक्ष है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। तो अगर इसने कहीं पे घोटाला वगैरह किया तो जो अध्यक्ष है लोक लेखा समिति का, वो अपोजिशन पार्टी से है, तो फिर वहां पंगा होगा। इसी वजह से कोशिश ये की जाती है
कि भारत के अंदर होने वाले सभी घोटालों को पकड़ा जा सके और घोटाले ना हो, इसीलिए इस व्यवस्था को बनाया गया है। समझ गए बात को? चले अगला देखिए, प्रश्न संख्या है 24। व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन? देखिए 1983 में बना था एक कमीशन जिसके अध्यक्ष थे रंजीत सिंह सरकारिया। क्या कहा कि 1983 में बना था एक कमीशन जिसके अध्यक्ष थे रंजीत सिंह सरकारिया, और इस कमीशन का जो मकसद था वो ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो ये स्टेट गवर्नमेंट है, इसके बीच के जो ये रिलेशंस हैं, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, इनमें रिफॉर्म्स किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं, इनको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है या फिर रिफॉर्म किया जा सकता है। तो इसकी जांच करने के लिए बनाया गया एक आयोग, कमीशन, जिसको कहा गया सरकारिया कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? रंजीत सिंह सरकारिया। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस से ये संबंधित हो जाता है। From revenue disturbance, na. From the power and function of the president, na. From the members of the parliament, na. From the mutual relations between central and the state, जी हाँ बिल्कुल। तो रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता वाला ये जो कमीशन है, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता वाला ये जो कमीशन है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बेहतर बनाना। इसका मकसद क्या है? कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बेहतर बनाना। समझ गए? चलिए अगला देखिए। अगला एंड आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट। कोई भी बिल एक्ट कब बनता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं। देखिए, हमारे सरकार में जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, उसको कहा जाता है संसद। अगर मैं बात करूं संसद की, तो इस संसद के फिर कितने ऑर्गन्स होते हैं? तीन। वो कौन कौन से? मेरे प्यारे बालकों, इसके जो तीन ऑर्गन होते हैं वो ये होते हैं, एक, दो और तीन। सिंपल है। एक होता है आपका लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो होता है राज्यसभा। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। और कानून बनाने वाली बॉडी क्योंकि ये है, तो कोई भी कानून इन तीनों जगह से होकर के पास आउट होगा। अब कानून बनता कैसे है? भाई हम किसी भी चीज, देखो बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है आप ये जान रहे हो। हम किसी भी चीज को पेपर पर लिख करके लेकर के आते हैं, हम किसी भी कानून को पेपर पर लिख करके लाते हैं। जो कोई भी 18 से 25 साल का है वो अपने सर पे बाल नहीं रख सकता, उसको एकदम चिकना करके रखना पड़ेगा। ऐसा एक कानून बना रहे हैं कि जो कोई भी भारत में 18 से 25 साल का है वो अपने सर पे बाल नहीं रख सकता, उसको चिकना करके रखना पड़ेगा। और जब चिकना करके रखना पड़ेगा, इसको हम पेपर पर लेकर के लाए, यही बिल कहलाया। तो जब इसको लोकसभा में लाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये बिल कहलाएगा। जब इसको राज्यसभा में ले जाएंगे तो ये बिल कहलाएगा। या फिर राज्यसभा में पहले लाएंगे, यहाँ से पास हो गया तो लोकसभा ले जाएंगे। हाँ, एक ही हाथ से पास हुआ है, दूसरे से नहीं हुआ, तो फिर वो कानून राष्ट्रपति के पास ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस एक से पास हो गया तो भी बिल है, दूसरे के पास गया तो बिल है। तो पहले दूसरे से पास हो गया, पहले के पास आया, बिल है। और जब इन दोनों जगह से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास आया, अब ये क्या कहलाएगा? अब ये बिल कहलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति जैसे ही इस पर अपने साइन करता है, तुरंत ही एक्ट बन जाएगा। A bill after the assent of president becomes an act। एक बिल राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बनता है, एक्ट बनता है। तो हम क्या करेंगे? आफ्टर द assent of president, मतलब द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट, राष्ट्रपति की सहमति के बाद। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी बिल राष्ट्रपति की सहमति के बाद एक्ट बनता है। कोई भी बिल जब राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देता है या अपनी सहमति दे देता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो एक बिल राष्ट्रपति की सहमति के बाद एक्ट बनता है। ये थे भाई आज की क्लास के 25 प्रश्न। आशा करते हैं हम आपको समझ आए होंगे। ठीक है ना? बाकी अगली क्लास में फिर से मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, अगले टॉपिक के साथ। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।